हम में आखिर क्या कमी है? आगा हसन आबदी पाकिस्तान के बहुत बड़े बैंकर थे। आबदी साहब ने 1972 में बीसीसीआई बैंक के नाम से बैंक बनाया और कमाल कर दिया। बीसीसीआई की 78 मुल्कों में ब्रांच और $20 बिलियन के साथे थे। ये अपने ज़माने में दुनिया का 7वां बड़ा प्राइवेट बैंक था और मुल्कों को कर्जे देता था। शौकत अजीज़ और ख्वाजा आसफ इस बैंक में मुलाजमत करते थे। इसके 77% के शेयर के मालिक यूएई के हुक्मरान शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान थे। ये शेख की इस दौर की सबसे बड़ी सरमायाकारी थी। ये सरमायाकारी शेख ने एक पाकिस्तानी आगा हसन आबदी से आधे घंटे की मुलाकात में कर दी। ये एक ज़माने में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की क्रेडिबिलिटी होती थी। शेख ज़ैद 1960 की दहाई में पहली मरतबा पाकिस्तान आए तो अयूब खान इनसे मुलाकात के लिए तैयार नहीं थे। आगा हसन आबदी अपने किसी दोस्त के घर से सुर्ख कालीन मांग कर लाए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके कमिश्नर रावलपिंडी को सुल्तान को रिसीव करने पर तैयार किया। कमिश्नर रावलपिंडी चंद मिनटों के लिए चकलाला एयरपोर्ट आए, शेख से हाथ मिलाया और मीटिंग का बहाना करके गायब हो गए। आगा हसन आबदी ने इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहराया। ये बड़ी मुश्किल से पकड़ दकड़ कर मुख्तलिफ अफसरों, सहाफ़ियों, वज़ारा को मुलाकात के लिए इनके पास लेकर सुल्तान को होटल का ऐलान बहुत अच्छा लगा। इसने माली के बारे में पूछा। होटल इंतजामिया ने माली सुल्तान के हज़ूर पेश कर दिया। सुल्तान ने माली को मुलाजमत की पेशकश की और इसे अपने जहाज़ में दुबई ले गया। वो माली और इसका खानदान बाद अज़म खरबपति बन गया और ये आज पाकिस्तान के बासर खानदान का हिस्सा है। हम 1960 की दहाई में यूएई को इतनी अहमियत देते थे। 1970 और 80 की दहाई में पाकिस्तान दुनिया का बड़ा और तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क था। यूएई के हुक्मरान खानदान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह तमाम शराइत मानकर 1970 की दहाई में पाकिस्तान से वर्कर्स और लेबर ली थी और हमारे 12-13 लाख लोगों ने सहरा को दुनिया के कामयाब तरीन शहरों में तब्दील कर दिया। एमरेट्स इस वक्त दुनिया की तीसरी बेहतरीन एयरलाइन है। ये एयरलाइन 1985 में कराची से शुरू हुई थी और पीआईए ने अपने 2 जहाज़ और अमला देकर इस एयरलाइन की बुनियाद रखी थी। एमरेट्स का मुखफ़्फ़फ़ के है। ई से एमरेट्स बनता है और के से कराची, लिहाजा एमरेट्स में आज भी 37 वर्ष बाद भी कराची का के मौजूद है। मगर यूएई कहाँ है? हम कहाँ हैं? हम 10 वर्षों में यूएई से कर्जा मांग रहे हैं। हमारे स्टेट बैंक में इस वक्त भी यूएई के $2 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ पिछले हफ्ते यूएई से $1 अरब मज़ीद मांग कर आए हैं और हम इस पर खुशी के शादियाने भी बजा रहे हैं। लेकिन हम आज भी ये सोचने पर तैयार नहीं, दुनिया हमसे आगे कैसे और क्यों निकल गई? हम दुनिया से पीछे क्यों हैं? आज आप यकीन करें, अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। तालिबान के पास डॉलर्स भी हैं और ये डॉलर हमसे 155% सस्ता भी है और वहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा अमन भी है। वहाँ असम्बलियाँ टूट रही हैं और ना ही सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं और ना ही वहाँ सियासतदान और फौज आमने सामने खड़े हैं और वहाँ तालिबान के पत्ते की पर्चियाँ भी नहीं दे रहे। सरकार श्रीलंका रिपोर्ट के बावजूद भी हमसे आगे है। बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़राए $33 बिलियन हैं और इसने ढाका में मॉडर्न मेट्रो ट्रेन भी चला दी है। भूटान, नेपाल, मालदीव हमारे मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा सयाह आते हैं। बर्मा में 30 वर्षों से सियासी तसादुम चल रहा है लेकिन वहाँ आटे के लिए लाइनें नहीं लग रही और ना ही लोग दूसरे से पूछ रहे हैं कि मुल्क का क्या बनेगा। भारत अब आलमी ताकत बन चुका है। इस वक्त $221 बिलियन मौजूद हैं। इसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर $561 बिलियन हैं और हमें यह भी मानना होगा कि खाना जंगल के शिकार अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया, बर्कीनिया, माली, कैमरून और मोज़ाम्बिक भी हमसे आगे निकल गए हैं। ये भी पुरअमन है और खुशहाल भी हो रहे हैं, जबकि हम इस वक्त सिर्फ डिफाल्ट से बचने के लिए दर दर की भीख मांग रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? हमने कभी सोचा? हम अगर इस मुल्क को बचाना और चलाना चाहते हैं तो फिर हमें फौरी तौर पर 5 काम करना होंगे। हमें फौरी तौर पर मुल्क में इस्तेहकाम लाना होगा। आप खुद सोचिए, मुल्क में जब इस्तेहकाम ही नहीं होगा तो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा? हमने 2007 से इस मुल्क को चलने नहीं दिया। पहले अदलिया की तहरीक थी, इसने मुल्क की जड़ें हिला दी। फिर पीपल पार्टी की हुकूमत आई, हमने इसको भी टिक कर काम नहीं करने दिया। वो लोग भी 5 साल बाद अपनी धोती संभालते रहे। इस 2-3 साल दौर का नतीजा खौफनाक लोड शेडिंग, दहशतगर्दी की शक्ल में निकला। नवाज शरीफ आए तो उनके गले में दरना पनामा डान लेक्स का डोल बांध दिया और वो हुकूमत भी 5 साल के बारे में सोचने की बजाय अपनी गर्दन बचाती रही। इमरान खान आया तो ये भी एक्सटेंशन, एक को निकालो दूसरे को लाओ, अपोजिशन को उठाओ जेलों में डालो, तकरीरें करते रहो, वक्त ज़ाया करता रहा। इसके बाद तो इंतहा हो गई। मुल्क में हुकूमत है मगर हुक्मरानी नहीं है। इमरान खान ने 10 महीनों से पूरे सिस्टम को मफलूज कर रखा है। हुकूमत मुल्क की फिक्र की बजाय असम्बलियाँ बचाने में मसरूफ़ है। ये सूरत हाल अगले इलेक्शन के बाद मज़ीद गंभीर हो जाएगी। चुनांचे फिर इस अदम इस्तेहकाम के साथ मुल्क कैसे चल सकेगा? हमें फौरी तौर पर तालीम को स्किल में तब्दील करना होगा। मैट्रिक के बाद 80% तालिब इल्मों को वोकेशनल एजुकेशन दें। ये लोग तैयार होकर दूसरे मुल्कों और पाकिस्तान के अंदर काम करें। मुल्क में इस वक्त 5.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। पूरे मुल्क में काम का ड्राइवर, माली, चौकीदार तक नहीं मिलता। आप अच्छा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और पेंटर भी निकाल कर दिखा दें। मैं आज तक ये फैसला नहीं कर सका मुल्क में नालायकी ज़्यादा है या बेरोजगारी। हम नालायक हैं, लिहाजा कौम को लायक बनाना होगा। इसलिए वोकेशनल तालीम जरूरी है। दुनिया में मजदूर, ठेकेदार फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ का मालिक बनता है, जबकि हम ज़्यादातर ग्रेजुएट पैदा करते जा रहे हैं और ये डिग्रियों उठाकर गली में नौकरियाँ करते फिर रहे हैं। हमें अपनी अप्रोच बदलना होगी। इस मुल्क में वसाइल कम और आबादी बेतहाशा ज़्यादा है। आप किसी शहर में निकल जाएं, आपको सारे लोग ही लोग नजर आएंगे। हम 1972 में 6.5 करोड़ थे लेकिन आज हमारी आबादी 23 करोड़ है, जबकि हमसे 20 गुना बड़ा मुल्क रूस की आबादी 14.5 करोड़, ये पूरे यूरोप की 74 करोड़ है। आज हमारे पास खुराक कम और खाने वाले 4 गुना है। हम औसतन रोजाना 1.5 अरब लीटर पीने का मीठा पानी वाशरूम में ज़ाया करते हैं और हमें रोजाना 60 करोड़ रोटियाँ चाहिए होती हैं। लिहाजा मुल्क कैसे चलेगा? और 5, हम इन हैसर कौम एंटी बिजनेस, एंटी प्रोग्रेस, एंटी सोशल हैं। हम खुश अखलाक लोगों को मुनाफिक, तरक्की करने वालों को खुशामदी, बिजनेसमैन को चोर समझते हैं, जबकि बाकी दुनिया में लोग अमेरिका इसकी 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां बनाता है, जबकि यहाँ हर कामयाब बिजनेसमैन की टांगें काट दी जाती हैं। हर तरक्की करने वालों को बेइज्जत कर दिया जाता है। हर खुश अखलाक शख्स को सड़क पर जूते मार दिए जाते हैं। चनाचा फिर मुल्क कैसे चल सकेगा? हाँ, अगर हम वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो हम तरक्की याफ्ता मुल्कों को तकलीद क्यों नहीं करते? हम खुद को दुबई, तुर्की, इंडिया क्यों नहीं बना लेते? क्या वहाँ कोई और मखलूक रहती है? क्या वो इंसान नहीं है? अगर हम तो फिर इंसान कैसे हैं? हम अगर वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की तकलीद क्यों नहीं करते? हम खुद को दुबई, तुर्की या इंडिया क्यों नहीं बना लेते? क्या वहाँ कोई और मखलूक रहती है? क्या वो इंसान नहीं है? अगर हैं तो फिर हम कैसे इंसान हैं? हम में आखिर क्या कमी है? हम क्यों भीख मांग रहे हैं?